चलिए तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। देखो पादप भ्रूण मतलब पादप के अंदर जितनी भी हम देखेंगे जनन से संबंधित और फिर उनके जर्मिनेशन से संबंधित मतलब अंकुरण से संबंधित जो भी गतिविधि होंगी वो सारी की सारी हमारी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि हमारा भी कोर्स चल रहा है। देखो 22 जुलाई को आप लोगों का एग्ज़ाम है। आप 100% पेपर के बाद में यहाँ आके बोलोगे सर काश हम सिलेबस परचेज़ कर लेते, पढ़ लेते तो अच्छा रहता। लेकिन अगर आप उस पछतावे से बचना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3.0 भी टारगेट करो 22 जुलाई का। उसके बाद आप 1 साल की वैलिडिटी है 4.0 पर भी इसी पर सारा सिलेबस सेम रहेगा तो सारी चीज़ें आप पढ़ पाओगे। टीजीटी भी चल रहा है भैया, आप साइंस कंप्लीट कवर कर सकते हैं तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। साइंस का तो आपको शाम को बता ही देते हैं, बुक आपको पता है। संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा का भी हमारा चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था और बहुत सारी चीज़ें एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम बात कर चुके थे। ठीक है, आज हम आगे चलने वाले हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं तो आज हम देखने वाले हैं इसका हमने कहाँ तक देख लिया था। हमने देख लिया था, देखो परागण देख लिया था। सबसे पहले हमने ये देख लिया था कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की हम बात कर रहे थे कि पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो फूल के माध्यम से होता है, फ्लावर के माध्यम से होता है। अब फूल के माध्यम से तो होता है तो फूल में कौन कौन से सर, लैंगिक में तो क्या होता है मेल और फीमेल 2 होने चाहिए। तो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा होता है तो जल्दी से आप बताइए मुझे। मेल गैमेटोफाइट को क्या बोला जाता है, प्लांट के जो पुष्पीय पादप हैं, हम एंजियोस्पर्म के अंतर्गत सारी की सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल परागकण होता है। परागकण को हम क्या बोल देते हैं, पोलन ग्रेन को हम बोल देते हैं मेल गैमेटोफाइट। और फीमेल क्या रहता है, एग रहता है जो कि भ्रूण कोश के अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर पाया जाता है। तो एम्ब्रियो सैक भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सभी लोगों ने राइट आंसर दे दिया। एंथर के अंदर पाया जाता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन एंथर के अंदर पाया जाता है। जो कि युग्मक की बात करा जाए तो युग्मक बताना है आपको। मेल गैमेटोफाइट मतलब जो सेल है, सेक्स सेल है। क्लियर, तो इतना हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद और ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हिंदी में कोई भी आपको सारी चीज़ें कहीं नहीं मिलने वाली और पेपर में आपका चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, संविदा शिक्षक हो, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। फोकस जो करेगा उसको समझ में आएगा, बाकी लोगों को भी आएगा लेकिन थोड़ी देर बाद। तो समझना, अब हमने ये देख लिया था कि भाई मेल और फीमेल वाला पार्ट था। अब मेल और फीमेल वाले पार्ट से सर किस प्रकार से दोनों एक ही जगह पर आएंगे। तो हमने देखा था मेल वाले जो आपका पोलन ग्रेन था उसको कहाँ पर लाना था, जो फीमेल वाला पार्ट था उसके मतलब कार्पल वाला पार्ट था उसके वर्तिकाग्र वाले भाग पर लाना था, स्टिग्मा पर लाना था। तो एक स्टिग्मा पर लाने के लिए हमने अलग अलग प्रकार के पॉलिनेशन पढ़े, परागकण लाने की माध्यम पढ़े, जिसमें से हमने बायोटिक और अबायोटिक पढ़ा। बायोटिक मतलब जो जीवों के द्वारा होता है, देखिए जैविक माध्यम के द्वारा हमने पढ़ा। कीटों के द्वारा परागकण हमने देखा, मधुमक्खियों के द्वारा, मुख्यतः मधुमक्खियाँ इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो याद रखना मार्टिनिया एवं यूरेना, याद रखना बीज एवं फल का निर्माण। उदाहरण के लिए देखो मार्टिनिया और यूरेना में क्या होता है, कीटों के द्वारा परागण होता है, ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कल वाले में यहीं से कंटिन्यू करते हैं अपना। हाँ, स्टिग्मा पर बिल्कुल आप ध्यान से सुनना, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये नई है, कल में ही ऐड कर रहे हैं इसको अपन। तो देखो जल निमग्न पौधे, जो पौधे पानी के अंदर डूबे रहते हैं, पानी के अंदर जो पौधे डूबे रहते हैं उनके अंदर किस प्रकार से परागण का माध्यम होगा। तो आप बोलोगे पानी में बह के, अब वो पूछ लेता है पानी के अंदर बह के या सतह पर अंदर बह के। तो जो जल के अंदर ही पौधे हैं उनमें जल के द्वारा परागण क्या कहलाता है, अधा जल, हाइपोहाइड्रोफिली। नॉर्मली क्या होता है हाइड्रोफिली, लेकिन याद रखना ये नई चीज़ मिली थी, इंपॉर्टेंट है। हाइपोहाइड्रोफिली क्या होता है, जो जल के अंदर पौधे होते हैं उनमें परागण किसके माध्यम से होता है, हाइपोहाइड्रोफिली, आधा जल परागण कहलाता है उनके अंदर। याद रखना यह प्रक्रिया जल की सतह के नीचे होती है। और जैसे आप देखोगे जोस्टेरा और सेरेटोफाइलम, सेरेटोफाइलम ये नाम याद रखना, ये पीजीटी में पूछे जा चुके हैं, पीजीटी के अंदर ये पूछे जा चुके हैं। याद रखना आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए जोस्टेरा के अंदर किस प्रकार का परागण होता है। तो आप बोलोगे सर आधा जल परागण होता है, हाइपोहाइड्रोफिली होता है। क्लियर। संबूख
शंभुक, वो संदूक वंदूक नहीं है, नहीं तो बाप संदूक खोल के बैठ जाओ, संदूक वंदूक की बात नहीं, शंभुक। परागकण मतलब मेलेकोफिली, मेलेकोफिली तो मैंने आपको पढ़ाया था नॉर्मली चमगादड़ वगैरह के माध्यम से होने वाला, ठीक है। आध का मतलब आध मतलब उसमें डूबा हुआ, हाइपो आधा, आधा पानी के अंदर डूबा हुआ है, सतह पर नहीं है, पानी के अंदर डूबा हुआ है, क्लियर, अंदर से ही हो रहा है पूरा का पूरा काम, बाहर सतह पे आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब सुनना, इस प्रकार का डिक्लाइनेशन मुख्य रूप से जंतुओं, चमगादड़, पक्षियों, पानी, मोलस्का आदि के द्वारा होता है, याद रखना मेलेकोफिली। ये याद रखो, ये वाला एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रो मतलब अधि जल परागण, अधि मतलब क्या होगा, सतह पर, ऊपर, अधा मतलब नीचे और अधि मतलब ऊपर, तो जल की सतह पर, इसमें क्या होता है, जल की सतह पर, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एपीहाइड्रोफिली, एपी, और उसको क्या बोलेंगे, हाइपो, कमी, नीचे की ओर जाना, हाइपो, ठीक है। अधि, इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं का आदान प्रदान होता है, जैसे आप देख पा रहे हो वालिसेंद्रिया, ये नाम आपको याद रखना है, ये थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, पेपर में पूछा भी जा रहा था, इसीलिए मैंने आपको दो बताएं। अधा जल मतलब पानी के अंदर, और सतह पर क्या बोलते हैं, अधि जल परागण मतलब एपीहाइड्रोफिली। क्लियर हुआ, बाकी तो हमने बहुत सारे पढ़ भी रखे थे, ठीक है। जैविक माध्यमों में हमने प्राणी पढ़ा था, अगर परागण जंतुओं के माध्यम से होता है तो उसे प्राणी परागण कहा जाता है। कैंथोफिली में हमने देखा था भृंगों के माध्यम से हो रहा था, और इतने सारे मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाए थे कि भैया देखो स्नेल के द्वारा मेलेकोफिली, ये सब आपने उम्मीद है एक बार पढ़ लिया होगा। एक बार आज मैं इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब सुनना, फिर हमने दूसरा देखा था वायु के द्वारा परागण, ये नाम याद रखना है, वायु के द्वारा परागण किसमें होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये अबायोटिक है, एक मिनट में लिख ही देता हूँ ऊपर, अबायोटिक अजैविक माध्यम होता है, मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है, एक तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक, प्रकृति की जो चीज़ें हैं, जल, वायु, हवा, वायु मतलब वही हवा आ जाएगा, पृथ्वी, इन सबको हम अजैविक माध्यम बोलेंगे। तो वायु के द्वारा परागण जब उड़कर जा रहा है तो वो किस में होता है, कैलोट्रोपिस गाइजेंटिया, इसमें ध्यान देना मुख्य रूप से कौन सा होता है, वायु परागण होता है, एनीमोफिली हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कैलोट्रोपिस गाइजेंटिया, गाइजेंटिया नाम याद रखना, ये पेपर में पूछा गया है, हाँ, तो ये नाम में जो बता रहा हूँ। और जल परागण, जल के माध्यम से, तो जल के माध्यम से, जल के द्वारा तो आपने देखा है बह के चला जाएगा, तो उसको जल परागण हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली के अंदर भी हमने दो देख लिए, एक अधा मतलब हाइपोहाइड्रोफिली, एक एपीहाइड्रोफिली, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा, बेलिसनेरिया में, हाइड्रिला में, नैयास और सिरेटोफिल्लम, कोकस न्यूसीफेरा, ध्यान से सुनना, कोकस न्यूसीफेरा अलग आ जाएगा, सिरेटोफिल्लम अलग आ जाएगा, कोकस न्यूसीफेरा पूछा गया है पेपर में आपके में, और वेलिसनेरिया, ये सब नाम पूछे गए हैं, ध्यान देना। ये आप ये मत सोचना कि यार सरल सरल चीज़ें याद रख लो, याद सब रखना है, सब सरल हो जाता है 3 बार पढ़ने के बाद। अगर 3 बार पढ़ते हो आप तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो इतना हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब मैं इसके आगे बढ़ने वाला हूँ। हमने इतना सब कंप्लीट कर लिया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि भैया हमारा जो प्रोसेस थी प्लांट रिप्रोडक्शन की, हम बात कर रहे थे एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। तो प्लांट रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा, परागण पढ़ा, पॉलिनेशन पढ़ा। दूसरा क्या होगा, परागण आएंगे तो जर्मिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एक तरह से निषेचन होगा। तो अब हम निषेचन की बात करने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, 1 मिनट रुकना, हाँ, अब हम इसका पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। टारगेट 22 जुलाई, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी हमारा चल रहा है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये स्लो क्यों हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात क्या करने वाले हैं, निषेचन की बात करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन की बात करने वाले हैं। तो हम अपने बोर्ड पर चलते हैं, बोर्ड पर चलेंगे, वहाँ समझेंगे पहले फर्टिलाइजेशन, निषेचन। सब लोग तैयार, फर्टिलाइजेशन बोले तो निषेचन दूसरे नंबर का हम पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ से प्रश्न आते हैं, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आप कोई भी किताब उठा के देख लेना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एक बार इंग्लिश चेक कर लेना, मैं भी चेक ही कर लेता हूँ, नहीं तो आप बाद में बोलो यार तुम इंग्लिश तो। FERTILISATION, ठीक है, डबल एल कर लो, ठीक है। फर्टिलाइजेशन याद रखना। आप तो निषेचन, अब निषेचन होगा कैसे अब हमने देखा, अब समझना बिल्कुल। यस, तैयार है सब लोग, अब मैं बोलूँगा आप सुनोगे।
उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा। चलो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक फूल बना रहा हूँ, बढ़िया प्यारा सा फूल बना देते हैं। ठीक है, ये है आपका फूल। सर ये तो फूल बना रहे हो आप हमें। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल प्यारा सा फूल बनाऊंगा यहाँ पे। ये लो, अब सुनना मेरी बात। ये देखिए, हमने ये कौन सा वाला भाग बनाया है, अब हमने मादा वाला भाग बनाया है, क्योंकि सारा का सारा निषेचन का काम मादा वाले भाग में होगा। यहाँ तक हम लेकर आ गए हैं किसको, तो आप बोलोगे पोलन ग्रेन को लेकर आ गए हैं, पोलन ग्रेन। तो यहाँ पर इनके नाम लिख देता हूँ मैं। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट्स है इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये स्टिग्मा, लो स्टिग्मा वर्तिकाग्र हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बोले तो स्टिग्मा हो जाएगा आपका, क्या जाएगा स्टिग्मा, स्टिग्मा। तो सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन आता है कि भैया परागकण का जो अंकुरण होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो मादा के कार्पल के कौन से वाले भाग से होता है, तो आप बोलोगे सर स्टिग्मा वाले भाग से होता है। अब मान लो कोई मक्खी आके यहाँ पर छोड़ के चली गई, आप खुद दिमाग लगाओ, मक्खी आई और यहाँ पर पोलन ग्रेन, ये लो, ये पोलन ग्रेन यहाँ पर मक्खी ने क्या कर दिया, यहाँ पर एक पोलन ग्रेन छोड़ दिया। ये मान लो यहाँ पर एक क्या आ गया, पोलन ग्रेन आ गया, पराग कण आ गया, पराग कण आ गया, पोलन ग्रेन आ गया। तो ये हवा से उड़ नहीं जाएगा, हवा से उड़ नहीं जाएगा। एक पोलन ग्रेन आ गया, याद रखना मेल, ये सेल हो जाएगी, मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है, इसे याद रखना। ये आ गया पोलन ग्रेन। अब ये उड़ नहीं जाएगा, उड़ नहीं जाएगा, हवा चलेगी तो ये उड़ सकता है। तो याद रखना, इसीलिए जो वर्तिका होती है, तो वर्तिका की सतह पर, याद रखना वर्तिका की सतह पर क्या होता है, मैं लिख देता हूं इस वाले पेन से, वर्तिका की सतह पर क्या होता है, सतह पर स्टिकी पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। हाँ नहीं उड़ता, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बताया नहीं उड़ता। क्यों नहीं उड़ता वो मैं बताने वाला हूं। तो वर्तिका की सतह पर क्या होता है, चिपचिपा, चिपचिपा बोले तो स्टिकी, स्टिकी देख लेना, चिपचिपा पदार्थ, पदार्थ पाया जाता है, याद रखना पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, तो वर्तिकाग्र की जो सतह रहती है उस पर क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो पेपर में कभी भी प्रश्न आए कि प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो वर्तिकाग्र की सतह पर आके पोलन ग्रेन चिपक जाता है। अब पोलन ग्रेन चिपक गया तो क्या निषेचन हो गया, निषेचन यहाँ थोड़ी होता है, यहाँ थोड़ी होता है निषेचन, तो ये अंडाशय वाले भाग में होगा। इसका नाम क्या है, ये फूला हुआ भाग, तो आप बोलोगे सर ओवरी है, अंडाशय है, क्या है ये अंडाशय है, ओवरी है, ओवरी अंडाशय। अब अंडाशय के अंदर भी अगर हम जाएंगे तो अंडाशय के अंदर निषेचन किस में होता है, तो अंडाशय बीजांड के अंदर है। अंडाशय के अंदर क्या जाएगा, बीजांड है, ओव्यूल है। बहुत बढ़िया, चलिए अब ध्यान से सुनना सभी लोग, पूरा फोकस करते चलना। अंडाशय के अंदर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ये आ जाएगा आपका बीजांड, ओव्यूल है। ये क्या जाएगा, बीजांड है, जिससे बीज का निर्माण होगा, बीजांड, ओव्यूल, ओव्यूल, बीजांड। और बीजांड के अंदर भी हम देखेंगे तो बीजांड के अंदर जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सेल मिलेगा। क्या मिलेगा, एक सेल मिलेगा। वैसे अभी हम इसके अंदर देखेंगे भ्रूण कोश वगैरह सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये लो, ये आपको यहाँ पर एक सेल दिखेगी जिसे हम बोल देंगे एग। क्या बोल देंगे, एग बोल देंगे, एग। ये देखिए अंड बोल देंगे, अंडा मिलेगा, अंडा बोले तो एग मिलेगा, एग। फीमेल सेल बोला जाएगा इसको, फीमेल गैमेटोफाइट हो जाएगा। ये अगर देखा जाए तो बीजांड के अंदर भी भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक है। अभी सब सिखाऊंगा, सब बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनते जाना है। ठीक है, अभी आप नॉर्मल चीज़ें समझो, नॉर्मल चीज़ें समझो। अब अंडा है, अब भैया ऊपर परागण है, परागकण है, गण नहीं, गण का मतलब तो लाना है। परागकण, पोलन ग्रेन, वो पॉलिनेशन होता है। परागण यहाँ पर है अंडा,
मिले कैसे, मिलन अभी आधा अधूरा है। इतना कुछ फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट तक तो आ गए, लेकिन अब उसके घर में कैसे जाएं बताओ पूनम के। तो पूनम के घर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब यहाँ से देखो एक टनल डाल देते हैं, पराग नली निकाल देते हैं, नली डागा लगा देते हैं यहाँ पे। लो तो यहाँ से लो आपके लिए विशेष रूप से एक नली की संरचना, ये नली निकलवा दी हमने। और ये देखो आप, मज़ा आया। तो ये देखो यहाँ पर अब हमने क्या कर दिया, ये लिख देता हूँ, ये बन जाएगी आपकी पराग नली। क्या जाएगी, पराग नली। कौन से कलर से लिख दूँ, सफ़ेद से लिख देता हूँ, पराग नली। पोलन ट्यूब बोलेंगे, क्या बोल देंगे, पोलन। पराग नली को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। ठीक है, तो याद रखना अब क्या हो जाएगा, पोलन ट्यूब निकल जाएगी यहाँ पर, पोलन ट्यूब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों ने बताया पोलन ट्यूब। तो यहाँ से एक पोलन ट्यूब निकल के आ जाएगी और इस पराग नली के माध्यम से क्या होगा, यहाँ से जो पराग कण है वो कहाँ पहुँचेगा, अंडा के पास में पहुँचेगा, एग सेल के पास में पहुँचेगा। नर और मादा यहाँ पर क्या होंगे, मिल जाएंगे। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एग इसके द्वारा क्या आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा और इनका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएंगे दोनों के दोनों। और यहाँ पर ये बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता है वर्तिका बोला जाता है। वर्तिका से होते हुए ये नीचे आएगा, तो इसको वर्तिका या फिर स्टाइल बोल देते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर आपने देखा कि भैया अंडा भी आ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर इसके बारे में एक आध बात और जान लो। जो पराग नली होती है, यहाँ से भी आपके पेपर में एक दो प्रश्न देखने को आए हुए हैं। ब्लू पेन दिखेगा क्या आप लोगों को, मुझे बताना। ये पेन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कौन सा पेन ले लूँ, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये भी नहीं दिखेगा आपको, तो ये भी नहीं दिखेगा। चलिए तो हम ले लेते हैं वाइट पेन की जगह, येलो तो बार बार ही ले रहे हैं, रेड ले लेते हैं। चलिए हाँ, अब देखो पराग नली के बारे में मैं हल्का सा बता देता हूँ। जो पराग नली होती है, इसकी ओवरऑल वृद्धि के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी होता है, कौन सा तत्व जरूरी होता है। तो अगर आपसे पूछे कि इसकी ओवरऑल वृद्धि करनी है तो इसके लिए हमें जरूरी होता है बोरॉन। याद रखना, ये आपके पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि भैया पराग नली की अच्छी बढ़त के लिए किस तत्व की जरूरत होती है। मतलब ओवरऑल वृद्धि, अच्छी बढ़त के लिए, इसकी अच्छी वृद्धि के लिए, अच्छी बढ़त के लिए कौन सा तत्व जरूरी है। बढ़त के लिए बोरॉन, बी फॉर बोरॉन, बोरॉन, बोरॉन तत्व की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, बोरॉन तत्व। चलो वाइट ले लेते हैं, बिल्कुल वाइट से ही चलने देते हैं। बोरॉन तत्व, बोरॉन बोले तो बी फॉर बोरॉन तत्व की आवश्यकता होती है। पेपर में आपसे पूछेगा अगर अच्छी बढ़त करनी है। लेकिन अगर इसकी ध्रुवीय बढ़त करनी है, नीचे की ओर प्रॉपर अगर आना है, तो इसकी ध्रुवीय वृद्धि के लिए क्या है, कैल्शियम की जरूरत होती है। दो प्रश्न आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर दिख रहा है सभी लोगों को। अगर आपसे ध्रुवीकृत वृद्धि पूछे, पराग नलिका की ध्रुवीकृत वृद्धि, ध्रुवीकृत वृद्धि, वृद्धि के लिए क्या जरूरी है, वृद्धि के लिए क्या जरूरी है, Ca, कैल्शियम की जरूरत होती है। ये दो चीज बहुत बढ़िया, कैल्शियम कैल्शियम। तो ये पूछ लेता है कि भैया पराग नली का विकास कैसे होता है, बनती कैसे है, नीचे की ओर कैसे जाती है, तो कैल्शियम की मदद से। और इसकी अच्छी बढ़त के लिए, मतलब ये हेल्दी रहे, इसके लिए बोरॉन तत्व की आवश्यकता होती है। क्लियर। अब हम आगे आते हैं। अब अंडा, भाई अंडा भी है, पराग कण भी है यहाँ पर। तो जब दोनों ये मिलेंगे तो इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन से। तो आप बोलोगे यहाँ पर, ये देखिए, मेल एंड फीमेल के निषेचन के पश्चात क्या बनेगा। भाई निषेचन के पश्चात क्या बनेगा, आप बता पाओगे। निषेचन हो गया, मेल और फीमेल के निषेचन से क्या बनेगा, तो आप बोलोगे मेल और फीमेल के निषेचन से बनेगा जाइगोट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। तो आप बोलोगे युग्मनज बन जाएगा सर, युग्मनज बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट, जाइगोट बताओ मुझे, हैप्लॉइड सेल है या डिप्लॉइड सेल है, अगुणित कोशिका है या फिर द्विगुणित कोशिका है, बताइए। हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड,
बहुत बढ़िया राम भास्कर जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखना। चलिए तो अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये सिंगल सेल है। अब अगर आपसे पूछा जाए ये सिंगल सेल है, इसमें सेल डिवीजन हो जाएगा, तो अब देखो दोनों के मिलने से सिंगल सेल बन रही है। ध्यान देना, अब यहां पर इसमें लगातार विभाजन होता जाएगा। अगर आपसे पूछे फर्टिलाइज एग है, सिंगल सेल हो जाएगी और सेल डिवीजन होगा, और ये कैसी हो जाएगी, 2n हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया। युग्मनज जाइगोट कैसा हो जाएगा, 2n हो जाएगा, लेकिन सेल कैसी रहेगी, सिंगल सेल रहेगी। ठीक है, अब सुनना, अब इसके बाद क्या होगा, युग्मनज का क्या होगा। अब युग्मनज का क्या होगा, क्या आप बताओगे, युग्मनज का क्या होगा। तो इसमें लगातार क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये क्या थी, सिंगल सेल थी। अभी तक ये क्या थी, सिंगल सेल। में लिख देता हूं यहां पर, ये अभी तक क्या थी, सिंगल, SINGLE, सिंगल सेल थी, याद रखना। अब आगे आते हैं, जाइगोट बन गया, युग्मनज बन चुका है, डिवीजन होगा। बिल्कुल, कौन सा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यहां पर होगा। तो याद रखना, सेल डिवीजन हो जाएगा, और सेल डिवीजन के पश्चात यहां पर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा। ध्यान से सुनना, क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो भ्रूण बनेगा। और भ्रूण से क्या बन जाएगा, भ्रूण से आगे जाके क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा, सीड बन जाएगा, बीज बन जाएगा, सीड बन जाएगा। याद रखना, बिल्कुल, सेल डिवीजन से क्या होगा, यहाँ पर युग्मनज से, जाइगोट से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। धीरे धीरे उसका विकास होता चले जाएगा, और विकास के बाद में क्या बन जाएगा, उससे बीज बन जाएगा, और बीज में अंकुरण के बाद में क्या हो जाएगा, बीज से अंकुरण के बाद में अंकुरण होगा, अंकुरण, जर्मिनेशन हो जाएगा, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन हो जाएगा, और उससे क्या बन जाएगा, उससे पौधा बन जाएगा, नया पौधा बन जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना, क्या इतना सरल है सर ये, क्या हमारे PGT लेवल में इतना सरल आएगा, नहीं। ये तो मैंने आपको एक अंदाजा बताया है। ध्यान से सुनना कि ये प्रक्रिया आपकी कैसे चल रही है, निषेचन की क्रिया। आप बताओ मुझे, इसमें निषेचन दोहरा होता है या सिंगल होता है, फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होता है, या फिर आप बोलोगे 4 गुना फर्टिलाइजेशन, चतुर फर्टिलाइजेशन बोल दो, जर्मिनेशन से प्लांट बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, हाँ बिल्कुल, अभी हम देखेंगे। देखो इससे क्या हो, ये तो मैंने बताया है, एम्ब्रियो से बीज बन रहा है। अब बीज के ऊपर आप बोलोगे सर, हाँ बिल्कुल मैं बता देता हूँ, अभी सब बताऊंगा, मैं पहले बता देता हूँ। बीज का खोल, जो बीज का खोल होता है ना, बीज का कवर, बीज का खोल, आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। खोल बीजांड से बनता है, किससे बनता है, बीजांड से बनता है, ओव्यूल से बनता है, ओव्यूल। ठीक है, बीजांड से बीज का खोल तैयार होता है, उसके ऊपर जो कवच पाया जाता है वो किससे बन रहा है, बीजांड से बन रहा है। अभी डिटेल में हम पूरा देखेंगे इसमें। और आप देखते हो कई सारे पौधों के अंदर एक से ज़्यादा बीज होते हैं। फल के अंदर देखिए ना, पपीता के अंदर, और आप बहुत सारे, जैसे सेवफली खाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे बीज निकलते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने एक पढ़ा है कि भैया एक बीजांड है इसके अंदर। कभी कभी अंडाशय के अंदर बहुत सारे बीजांड होते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैं एक आपके सामने ऐसा चित्र बना के बता देता हूँ आपको। ये देखिए, कभी कभी अंडाशय के अंदर बहुत सारे क्या हो जाते हैं, इस तरह से बीजांड लगे होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे बीजांड लगे होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इससे बहुत सारे बीज उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें बहुबीजीय फल प्राप्त हो जाता है आपको। ठीक है, अनार, हाँ बहुत सारे जितने आप देख रहे हैं, लेमन के अंदर भी आ जाएगा, आप जितने भी खा रहे हैं, हाँ अनार, सब जितने एक से ज़्यादा बीज, तो एक से ज़्यादा बीज भी कैसे आ जाते हैं, तो आप सभी को अब पता लग गए। एक से ज़्यादा बीज तब आते हैं जब अंडाशय के अंदर बहुत सारे बीजांड होते हैं। जितने बीजांड होंगे उससे बीज बनेगा। अभी हम बीज बनने की प्रक्रिया देखेंगे। पहले हम ये देख रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, ये कौन सा निषेचन होगा, दोहरा निषेचन, इकेरा निषेचन, तिहरा निषेचन। बताइए फर्टिलाइजेशन कौन सा है, सीताफल। बहुत बढ़िया। अभी मैं फर्टिलाइजेशन पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर दो, देखते हैं। हाँ आप सीताफल से भी ऊपर उठो जल्दी जल्दी। और ये मादा वाला भाग है, मादा वाले भाग को क्या बोलते हैं, स्त्रीधानी, कार्पेल। ठीक है, इंग्लिश में नाम क्या जाएगा, कार्पेल, स्त्रीधानी। ओके, चलिए सभी का आंसर आ गया। तो याद रखना
पेपर में सभी लगा के आएंगे और धार जी का आंसर आ गया बिल्कुल राइट। दोहरा निषेचन पाया जाता है, ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है, दोहरा निषेचन पाया जाता है, याद रखना, गड़बड़ मत कर देना। यहाँ पर अनावृत बीजी पादप जब मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ सिखाया था। चलिए इतना समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। अब हमने देखा कि सर ये मिल रहे हैं तो निषेचन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, निषेचन हो रहा है। अब भाई वास्तव में निषेचन कैसे हो रहा है, कौन सा हो रहा है, तो अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर आवृत्तबीजी पुष्पीय पादपों में या फिर आवृत्तबीजी पौधों में लिख रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। आवृत्तबीजी पादपों में दोहरा निषेचन एवं ट्रिपल फ्यूजन त्रिक संलयन पाया जाता है, ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। याद रखना, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, दोहरा निषेचन एवं त्रिक संलयन, इससे पहली वाली क्लासों में हम बात कर लिए थे, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। अब कैसे आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी तब आप बता पाओगे फल नारियल का खाने वाला भाग कौन सा है, नारियल पानी कैसे बन रहा है, बीज के ऊपर कवच कैसे बन जाता है, बीज में साइड में छोटा सा छेद कैसा होता है, सब क्लियर होगा, जीरो लेवल से होगा, हंसते खेलते हो जाएगा, आ जाएगा आपको, लेकिन सीखना पड़ेगा शांति से। अब जितने लोगों ने गलत दिया था ना वो ध्यान देना, डबल ही फर्टिलाइजेशन होगा। क्यों डबल फर्टिलाइजेशन होगा? क्योंकि हमने यहाँ पर बात की थी, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 अंडे आ रहे हैं, एग कितने आ रहे हैं ये देखिए, मैंने 2 बनाए थे, 2 यहाँ पर क्या आ रहा है, पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, 2 पोलन ग्रेन यहाँ पर आ रहे हैं, 2 नर युग्मक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। ये 2 नर युग्मक में बड़े ये देखो, ये 2 नर युग्मक यहाँ से आ रहे हैं और 2 नर युग्मक फर्टिलाइज करते हैं इसको, सेल को। कैसे करेंगे वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, 2 नर युग्मक। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार आपको बता देता हूँ, लिख कर बता देता हूँ, याद रखना। नर युग्मक, फर्स्ट नर युग्मक हो जाएगा और ये एन रहता है, याद रखना, अगुणित होता है। और सेकंड नर युग्मक ये भी कैसा होता है, ये भी अगुणित होता है। और एक यहाँ पर एग रहता है, अंडा रहता है, अंडा भी कैसा रहता है, एग, अगुणित होता है। और यहाँ पर याद रखना, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अंदर जब हम चलेंगे बीजांड के अंदर, तो बीजांड के अंदर हमको दिखाई देंगे केंद्रक में केंद्रीय ध्रुवीय कोशिकाएं, क्या दिखाई देंगी, केंद्रकीय ध्रुवीय कोशिकाएं। इसे हम द्वितीयक ध्रुवीय कोशिकाएं भी बोल देते हैं, द्वितीयक। अभी मैं बताऊंगा ये कहाँ हैं, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। द्वितीयक ध्रुवीय कोशिकाओं को भी हम अभियाल देखेंगे, तो 1 मिनट रुकना। हाँ, द्वितीयक ध्रुवीय कोसा लिख देता हूं, कोशिका ये क्या होती है, 2n है, ये n अकेली नहीं है, ये 2n है। मैं दिख रहा हूं ना प्रॉपर? एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए, क्या मैं आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा हूं? जल्दी से कोई एक जन मुझे बता दो मैं प्रॉपर दिख रहा हूं क्या, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगा। चलिए, यस, बस अब ध्यान दो। नर युग्मक है, यहाँ पर एक नर युग्मक हो जाएगा और ये दूसरा नर युग्मक है, ये अंडा है और ये द्वितीयक ध्रुवीय कोशा। अब आप बोलोगे सर द्वितीयक ध्रुवीय कोशिकाएं कहाँ होती हैं, कैसी क्या है, सब बताऊंगा अभी, बस सुनते चलना पहले। ये वैसे तो मैंने कहाँ बताया था आपको, मैंने आपको बताया था जब आवृत्तबीजी हम पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत, लेकिन मैं आज तो हम डिटेल करने वाले हैं, चीज़ों को समझेंगे। तो अब यहाँ पर जो नर युग्मक है वो किससे मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ये नर युग्मक मिलेगा एग से। तो जब एग से अभी हमने देखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन होगा, पहला फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और पहला फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब आप अपने मन से बनाओ, पहले फर्टिलाइजेशन डबल सेल के साथ फ्यूजन और फिर बाइनरी। हाँ वो बहुत बढ़िया, आप ध्यान से सुनना, बस वही बताने वाला हूँ। तो आप सुनना, यहाँ पर युग्मनज क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, युग्मनज जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट।
ठीक है, जाइगोट बन जाएगा, दोनों सेल फ्यूज कर जाएंगी और जाइगोट बनेगा। यहाँ पर याद रखना जाइगोट से क्या बन जाएगा, तो जाइगोट से क्या बन जाएगा, यहाँ पर भ्रूण बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। ये जाइगोट भी कैसा हो जाएगा, 2n हो जाएगा। और इससे क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। अभी हम इस पे बात करने वाले हैं, अब ध्यान से सुनना। और अब क्या होगा, यहाँ पर जो नर वाला है, नर युग्मक सेकंड है, वो कहाँ जाएगा, वो इस वाली ध्रुवीय कोशिका के पास में जाएगा और वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज करेगा। अभी मैं आपको चित्र में भी दिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो अब याद रखना कि यहाँ पर जब ये मिलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर भ्रूणपोष बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूणपोष। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ मैं, भ्रूणपोष। एंडोस्पर्म बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे इसको, एंडोस्पर्म, 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 भ्रूणपोष बनेगा। और ये क्या हो जाएगा, ये 3n हो जाएगा, 2n ये और सिंगल n ये, तो ये क्या हो जाएगा 3n, 3n त्रिगुणित हो जाएगा। याद रखना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और प्यारे प्यारे प्रश्न बनेंगे, देखना, बहुत दिमाग वाली चीज़ें हैं ये। तो भ्रूणपोष हो जाएगा, तो ये ट्रिपल n, ट्रिपल फ्यूजन हुआ है यहाँ पर, याद रखना। और 2 बार क्या हुआ है, निषेचन हुआ है और इसे बोलते हैं ट्रिपल संलयन। 3n हो रहा है, मतलब 3 अणु मिल रहे हैं, मतलब कोशिकाएं मिल रही हैं यहाँ पर, तो भ्रूणपोष बन जाता है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हल्की सी टेक्निकल। आप समझिए मैं कहाँ क्या बता रहा था आप लोगों को। हमने देखा जो भ्रूण, कभी कभी क्या होता है, कोई सी फसल में जो भ्रूणपोष होता है ना, वो पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाता है। जो भ्रूणपोष मतलब पोषण देने वाला, तो ये पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता है, तो क्या हो जाता है, ये फल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे आप गेहूं खाते हो ना, गेहूं, तो गेहूं में आपसे पूछा जाएगा कि जो भोजन संचित होता है वो कौन सा होता है, तो भ्रूणपोष का ही होता है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये 1 मिनट किस आने दो, अभी हम लगा लेंगे राहुल गोयल। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ आप तो समझते चलना, आपसे पूछा जाएगा कि गेहूं के दाने में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है, तो गेहूं के दाने में भोजन का संग्रह इसी रूप में होता है। ये पूछा जा चुका है भाई, पीजीटी वाले आप हंसी मजाक मत समझना, ये कहीं नहीं मिलने वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको चल रही हैं और पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। कोई भी किताब लगा लेना, यूथ पब्लिकेशन की हो, कोई भी हो। तो गेहूं के दाने में, तो याद रखना, गेहूं के दाने में भोजन का संचय, भोजन का संचय, संचय किस रूप में होता है, भ्रूणपोष में होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब मुझे बताओ, ये भ्रूणपोष में क्या होता है, कभी कभी अधिकतर इसमें क्या होता है, जो कोशिकाएं ग्रो कर रही हैं। अब भ्रूणपोष कैसे, विकासशील भ्रूण को पोषण कैसे देगा, क्योंकि जो भ्रूणपोष होता है एंडोस्पर्म होता है, यहाँ पर अब 3n त्रिक संलयन से लगातार कोशिकाएं सेल डिवीजन होती रहती हैं, कोशिका का विभाजन होता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोशिका के साथ साथ केंद्रक भी विभाजित होता रहता है। तो यहाँ पर अब जो मैं लाइन बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भ्रूणपोष देखो, इस समय मुक्त नाभिकीय विखंडन उत्पन्न होता है। इसे देखो, मुक्त नाभिकीय विखंडन क्या होता है इस समय में, अभी लिखा हुआ भी प्रोवाइड करूंगा, मुक्त नाभिकीय विखंडन। इसका मतलब क्या है सर, मुक्त नाभिकीय विखंडन, इस समय क्या होता है, मुक्त नाभिकीय विखंडन उत्पन्न होता है। मतलब यहाँ पर नाभिक भी लगातार वृद्धि करता चलता है और नाभिक के लगातार वृद्धि करने के कारण क्या होता है, कुछ पदार्थों के अंदर भोजन स्टोर होता है। जैसे नारियल पानी आपने पिया होगा, तो नारियल पानी में भ्रूणपोष कैसा रहता है, नाभिकीय विखंडन वाला रहता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाता है, नारियल पानी के अंदर पानी कम बचता है और सफ़ेद सफ़ेद लेयर खाने वाला भाग बनने लगता है। तो वो खाने वाले भाग में क्या हो जाता है, यहाँ पर ये नाभिकीय विखंडन आगे चल के क्या हो जाता है, याद रखना, कोशिकीय भित्ति के रूप में इकट्ठा हो जाता है। कोशिका भित्ति अभी मैं बताऊंगा, मेरी बात समझते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो रहता है ना, मुक्त नाभिकीय विखंडन उत्पन्न हो जाता है और इसे केंद्रीय, इसे क्या होता है, केंद्रीय भ्रूणपोष भी कहा जाता है। केंद्रीय मतलब केंद्रक के द्वारा हो रहा है, केंद्रीय भ्रूणपोष। ये लिख देता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा। केंद्रीय भ्रूणपोष भी कहते हैं, भ्रूणपोष, पोष भी कहा जाता है, कहा जाता है, केंद्रीय भ्रूणपोष भी कहा जाता है। अब सुनना, सेल के न्यूक्लियस का लगातार डिवीजन, हाँ, सेल के न्यूक्लियस का लगातार डिवीजन होता रहता है और फ्रीली होता है।
कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कि 2 हो 4 हो 8 हो, अरे जितना होना उतना हो जा, ठीक है। तो याद रखना इसे बोलते हैं मुक्त नाभिकीय विखंडन। तो पेपर में पूछा जाता है कि फ्रीली न्यूक्लियस डिवीजन होगा, तो याद रखना उसको क्या बोलेंगे, मुक्त नाभिकीय विखंडन। किस में होता है, भ्रूणपोष में होता है, और इसे ही क्या बोला जाता है, केंद्रीय भ्रूणपोष भी कहा जाता है, केंद्रीय भ्रूणपोष। अब यहाँ से नारियल का क्वेश्चन आता है कि भैया जो नारियल में खाने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है। तो आप बताओ मुझे, आपसे ऑप्शन दे देगा भ्रूण, भ्रूणपोष और युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से, नारियल में खाने वाला भाग कौन सा होता है। हाँ, नारियल का खाने वाला भाग, फिर मैं फल में पूरा पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखना, अब जो नारियल रहता है ना, कोकोनट रहता है, कोकोनट, यहाँ में कोकोनट आपको हल्का सा, ये देखिए, आपने कोकोनट तो सभी लोगों ने खाया होगा। इस प्रकार से आपने कोकोनट देखा होगा, और कोकोनट के अंदर आपने देखा होगा एक वाइट कलर की लेयर रहती है, ठीक है। और वाइट कलर की लेयर के अंदर हल्का सा आप देखोगे तो आपको पानी भी दिखाई देगा। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, पानी भी भरा होता है, और इसमें से अपन निकाल देते हैं, जटा भी निकाल देते हैं। लो, इसमें इस तरह से नारियल आपने देखा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे मैं फल के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। अब जो आप सफ़ेद सफ़ेद भाग देख रहे हो ना, सफ़ेद सफ़ेद भाग, तो नारियल के अंदर क्या होता है, जो भ्रूणपोष होता है वो कोशिकीय तथा केंद्रकीय दोनों रूपों में पाया जाता है। देखो, कोशिकीय और केंद्रकीय दोनों रूपों में पाया जाता है। तो भ्रूणपोष क्या होता है, ये कोशिकीय रहता है, कोशिकीय, कोशिकीय। और ये जो अंदर पानी पानी दिख रहा है ना, ये नाभिकीय है, न्यूक्लियस के रूप में नाभिकीय है, नाभिकीय। तो नाभिकीय जो रहता है न्यूक्लियस वाला है, इससे पानी बन जाता है, नारियल पानी। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा गहराई में, और पीजीटी लेवल पे ऐसे ही पूछ लेता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि संविदा पे, जो आपके संविदा तो अच्छा पूछ लेता है, ध्यान देना 11 12। तो अब ध्यान देना, जो आपका कांस्टेबल लेवल है, एसएससी लेवल है, और आपके जितने भी पेपर होते हैं, बिहार दरोगा हो गया, उत्तराखंड स्किलर, वहाँ भी पूछ लेता है कि नारियल का खाने वाला भाग। तो आप बोल देते हो सर भ्रूणपोष। अब आपसे क्या पूछता है कि जो नारियल पानी है वो किसका बना है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस लगातार 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 नाभिक केंद्रक जो है वो डिवीजन कर रहे हैं, इसके कारण नारियल पानी बन रहा है। और जब वो सेल जम जाता है, मतलब न्यूक्लियस रुक जाता है और जो कोशिका है उसकी परत जम जाती है, तो वो कोशिकीय क्या हो जाता है, यहाँ पर कोशिका वाला भाग बन जाता है, मतलब कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। ये कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, और ये वाला कौन सा होता है, नाभिकीय भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष होता है। और कोशिकीय भ्रूणपोष से क्या हो जाता है, सफ़ेद परत निर्मित हो जाती है, सफ़ेद परत। और इसके अंदर यहीं पर बीज भी होता है, तो याद रखना बीज, इधर 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 क्या होता है, बीज भी होता है। तो याद रखना, नारियल में खाने वाला भाग क्या होता है, भ्रूणपोष एवं बीज, भ्रूणपोष एवं बीज, ठीक है। जिलेटिन प्रोटीन मिलता है, बहुत बढ़िया। चलिए, कोकोनट के ऊपर का लेयर का क्वेश्चन बी स्टेट में आए थे। हाँ, अभी अपन सब देखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर आप प्रॉपर पढ़ोगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टीचर क्या कर रहे हैं आजकल, बेच रहे हैं, और कुछ भी बेचे जा रहे हैं। कोई हिंदी वाले को इंग्लिश में खरीदवा देता है। चलिए, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपको फुल कोर्स मिल रहा है, टू द पॉइंट जो लिख के दिया हुआ है। आगे हम इसके बाद आर्थिक वनस्पति भी कवर करेंगे, जहां से 450 क्वेश्चन पीजीटी में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इससे भी 250 प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। बीपीएससी, एनवीएस, टीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी, राजस्थान, सब जगह में पूछे जा चुके क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं आपको इसके बाद में। चलें आगे, इतना क्लियर हो गया। अब मैं आगे चलूँ, चलिए अब हम चलते हैं। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं, इतना क्लियर हो गया होगा। और फल में पढ़ाऊंगा, अभी फल के अंदर और पढ़ाऊंगा। देखो, एक चीज और याद रखो, जो भ्रूणपोष होता है ना, इसकी जो बाहरी परत होती है, भ्रूणपोष की जो बाहरी परत होती है, बाहरी परत, बाहरी परत, भ्रूणपोष की जो बाहरी परत है उसको क्या बोला जाता है, तो भ्रूणपोष की जो बाहरी परत होती है उसे बोला जाता है एल्यूरोन। एल्यूरोन स्तर क्या बोलते हैं, एल्यूरोन
स्तर बोला जाता है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। जो भ्रूणपोष रहता है, अभी मैं आपको चित्र बना के बताऊंगा पूरा। तो भ्रूणपोष की जो बाहरी परत होती है उसे एल्यूरोन स्तर बोला जाता है। जो यवधान्य बार्ले होता है ना, बार्ले के अंदर एमाइलेज एंजाइम को सिक्रीट करने का काम करता है और उसके अंदर पोषण प्रदान करता है। तो याद रखना, एल्यूरोन स्तर, यवधान्य को हिंदी में ऐसे ही नाम से जानते हैं, बार्ले ग्रेन। ठीक है, यवधान्य के अंदर क्या करता है ये एमाइलेज, मैंने आपको लिख के भी दूंगा अल्फा एमाइलेज वगैरह, तो आप नाम याद रखो कि भाई भ्रूणपोष जो रहता है वो पोषण देता है। गेहूं के दाने भी क्या होते हैं, भ्रूणपोष से ही बने होते हैं। और जो यवधान्य रहता है, बार्ले ग्रेन रहता है, उसकी जो इसकी भ्रूणपोष की बाहरी परत होती है एल्यूरोन स्तर, उसका बना होता है। इसी से क्या निकलता है, अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम भी इसमें सिक्रिएट होता है, याद रखना। अब हम आगे चलते हैं, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा और ये वाला भाग क्लियर। अब हम यहाँ आते हैं, युग्मनज बन जाता है, युग्मनज से भ्रूण बन जाता है। और याद रखना, आप जो मक्का खाते हो ना, मक्का, तो मक्के के अंदर भ्रूण को ही खाया जाता है। मक्के में जो खाद्य भाग होता है, मक्के के दाने, मक्के का खाने वाला भाग, वैसे तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, वो क्या होता है, भ्रूण ही होता है। इतना क्लियर हो रहा है? चलिए, मक्के का खाने वाला भाग क्या हो जाता है, तो भ्रूण हो जाता है साथ ही साथ। चलो अब ध्यान से सुनना, किसी बीज के अंदर एक से ज़्यादा भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे बहुभ्रूणिता कहते हैं। याद, पॉलीएम्ब्रियोनी के नाम से आपने सुना होगा, पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणिता सुना होगा आपने, पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणिता। जब किसी बहुभ्रूणिता के एग्जाम्पल पेपर में बार बार पूछता है, सिट्रस, नींबू एंड आम में बहुभ्रूणिता पाई जाती है। जब किसी बीज के अंदर, याद रखना, बहुत सारे भ्रूण एक साथ पैदा हो जाते हैं, उसे पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणिता के नाम से जाना जाता है। एक एक शब्द बहुत कीमती और इम्पोर्टेंट है। बहुभ्रूण, लेमन, मैंगो, बिल्कुल बहुत बढ़िया आरती जी ने बता दिया है। तो भाई लेमन और मैंगो के अंदर क्या होता है, बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण की उत्पत्ति हो जाती है। एक से अधिक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण की उत्पत्ति, एक से अधिक क्या होते हैं, भ्रूण पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो उसको खासकर वो सिट्रस, नींबू ही लिख के देता है। अधिकतर आपकी पीजीटी में 3 बार रिपीट क्वेश्चन है सिट्रस का, सिट्रस, नींबू सिट्रस लिख के दे देता है। ठीक है, तो यहाँ से एक एक प्रश्न बना हुआ है यहाँ से। अब आपको उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। अब हमने ये देखा, सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अब हम फर्टिलाइजेशन के बाद देखने वाले हैं, हमने सबसे पहले पोलन ग्रेन देखा, परागण देखा, परागण के माध्यम डिस्कस करें हमने। परागण के माध्यम के बाद में हमने देखा कि भाई निषेचन कैसे होता है, तो हमने देखा निषेचन, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, पराग नलिका से होते हुए जा रहे हैं अंदर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अब फर्टिलाइजेशन में हमने बात की कैसा हो रहा है, दोहरा निषेचन और त्रिक संलयन हो रहा है। वो भी मैंने आपको बताया, दोहरा निषेचन, त्रिक संलयन। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, त्रिक संलयन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक क्वेश्चन दूं क्या? बिल्कुल हार्टम जी, जल्दी मुझे बताइए, क्या मैं एक क्वेश्चन आपको दे दूं यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे भ्रूणपोष 3n वाला, यहाँ से एक क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। जल्दी बताओ, दूं नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यस, चलिए तो मैं दे देता हूं एक क्वेश्चन आप लोगों को। बताइए, क्वेश्चन पीजीटी का क्वेश्चन है, मन से नहीं लिख रहा मैं, मन से नहीं है, ये पीजीटी का क्वेश्चन है। याद रखना, टीजीटी में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन पीजीटी का क्वेश्चन है और टीईटी वाले भी ध्यान दें। आप सुनना, तो पीजीटी, क्योंकि ये सब टीचर लेवल की चीजें हैं, एडवांस हैं, आपको बच्चों को पढ़ानी है, तो उस हिसाब से ध्यान देना। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा अच्छा सा। तो सबसे पहले मान लो एक वृक्ष के बाह्यदलपुंज के, ऐसे लिख देता हूं, बाह्यदलपुंज के युग्मनज में 14 कोशिकाएं हैं,
तो बताइए उसके भ्रूण कोश में, या फिर भ्रूण पोष में लिख देता है, तो बताइए उसके भ्रूण पोष में कितनी कोशिकाएं होंगी, और पीजीटी में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको, 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम। चलिए ऑप्शन दे देता हूँ, बहुत सारे लोगों के तो आंसर भी आना चालू हो गए। 7 बी, कितना दिया है मैंने 14, सी 21, डी 28। ए बी सी डी ऑप्शन भी आपके पास में। चलिए, अरे वाह यार, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो गए, सभी के आंसर आना चालू हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया भ्रूण कोश में, सभी अपने आंसर चेक कर लेना, भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होंगी। तो बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब सभी लोग पेपर में लगा के आ जाते हैं ना। अब चलिए चेक कर लेते हैं अपन। बहुत शानदार, पढ़ाने की क्या ज़रूरत है मेरी आप लोगों को, इतने इंटेलिजेंट हो आप। तो बाह्यदल पुंज के युग्मनज में, बाह्यदल पुंज के युग्मनज, किसी का भी युग्मनज हो वो कैसा होगा, 2n रहेगा, याद रखना 2n रहेगा। और आपसे पूछा जाएगा जो भ्रूणपोष होता है हमेशा वो कैसा रहता है, 3n होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आंसर देख रहे हैं अभी हम क्या होने वाला है। तो 2n बराबर कितना दे के रखा है, यहाँ पर हमें 14 कोशिकाएं दे के रखा है, 14। तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 14/2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, याद रखना। और फिर यहाँ पर पूछा है भ्रूणपोष में कितनी होंगी, तो भ्रूणपोष कितना है, यहाँ पर हमने देखा भ्रूणपोष, याद रखना एंडोस्पर्म आ जाएगा, एंडोस्पर्म, ठीक है। भ्रूणपोष, तो भ्रूणपोष क्या होता है 3n, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू n कितना है यहाँ पर 7, तो 7 में 7, 7 दूनी 14, 7 3 21 से जा राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। आंखें ही न रोई हैं, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। पेपर के बाद में फिर यही गाओगे तुम। चलिए अब दिमाग में आ गया, पूछ क्या रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया होगा, आप समझ में आ गया ना प्रश्न कैसे बनेंगे, तो आप इजीली अब बता पाओगे। सबसे पहले आपको n के लिए उसने पहले ही दे के रखा है कि भाई n क्या है, उसके बाद आप निकाल दोगे। प्लीज़ दोबारा एक्सप्लेन करिए। ओके चलिए एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना, सभी लोग ध्यान से सुनना एप्लीकेशन वाले। चलो अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्योंकि 22 तारीख को पेपर है, याद रखना 3.0 वालों का, तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, जो पढ़ा रहा हूँ पूरी चीज़ है, और प्रीवियस रिवीजन भी करते चलना, ठीक है। हाँ एक बार और समझ लो जिसको नहीं आया, एक वृक्ष के बाह्यदल पुंज के युग्मनज में कितनी 14 कोशिकाएं, तो वो होता कितना है 2n है। इससे कोशिकाएं मतलब वो कुछ भी लिख के दे सकता है, गुणसूत्र लिख के दे सकता है, कोसा लिख के दे सकता है, कुछ भी, ध्यान देना। तो वो आपको बस ये पता होना चाहिए कि वो 2n है। तो वो 2n का मान कितना दे के रखा है, 14 दे के रखा है। 2n का मान कितना दे के रखा है, 14 दे के रखा है यहाँ पर। अब आपसे पूछा है तो बताइए भ्रूणपोष में कितनी होंगी, तो आपको पता है भ्रूणपोष कितना होता है, 3n होता है। तो आपने पहले n का मान निकाला, तो n का मान कैसे निकाला कि भैया जब 2n बराबर 14 तो n हटा दो, नीचे चला जाएगा 7, और भ्रूणपोष में क्या होगा 3n 21। अब आ गया कि नहीं आया। चलिए राम भास्कर जी जल्दी बताइए, मैं आगे बढ़ूँ, मुझे आगे बढ़ना है, फिर जल्दी बताइए। चलिए सबको आ गया, आप ध्यान से सुनना। ये देखो भ्रूणपोष होता है, ऐसे ही क्या होता है कभी कभी एक होता है परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म, आपने नाम सुना होगा परिभ्रूणपोष में यहाँ पर लिख देता हूँ। पेरिस्पर्म का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों को आएगा भी, क्योंकि पेरिस्पर्म से भी 3-4 क्वेश्चन पीजीटी में आए। जो सिलेबस आपका दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग अपन चल रहा है, कुछ इधर उधर नहीं चल रहा है, हर एक चीज़। इसके बाद में अपने 2 टॉपिक और बचे हैं, बाकी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिवीजन ही चलेगा। भ्रूणपोष, और जो चीज़ें एक्स्ट्रा मुझे लगेंगी मैं और ऐड करता जाऊंगा। तो भ्रूणपोष ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपने देखा होगा एक परिभ्रूणपोष क्या होता है, पेरिस्पर्म होता है। क्या होता है, पेरिस्पर्म, स्पर्म। ये एंडोस्पर्म है,
तो ऐसे ही परिभ्रूणपोष भी क्या होता है, पेरिस्पर्म होता है। ये दोनों के दोनों भ्रूणपोष और परिभ्रूणपोष दोनों न्यूक्लियस से बने होते हैं। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं बीजांडकाय। अब ये कौन सी बला है, अभी 2 मिनट बाद मैं वो भी क्लियर करूंगा, बस दिमाग में डाल दिया कि ये दोनों के दोनों काय से बने होते हैं, बीजांडकाय, न्यूक्लियस से बने होते हैं, न्यूक्लियस, बीजांडकाय। परिभ्रूणपोष का मतलब क्या होता है, जब पौधा क्या करता है, जब भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो का विकास होता है, तो विकास के चक्कर में वो पोषण प्राप्त करता है भ्रूणपोष से, लेकिन कभी कभी भ्रूणपोष से पूर्ण पोषण प्राप्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो बच जाता है। तो जब भ्रूण का कुछ भाग, या आप बोल सकते हैं जो हमारा बीजांडकाय है, न्यूक्लियस है, जिससे मिलकर परिभ्रूण और भ्रूणपोष बनता है, अभी मैं बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा, तो उसकी बची हुई परत से क्या हो जाता है, बचे हुए भाग से बीज के ऊपर एक परत का निर्माण हो जाता है, एक आवरण का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, परिभ्रूणपोष बोला जाता है। तो परिभ्रूणपोष, ध्यान से सुनना, बस सिर्फ कुछ नहीं है, जो भ्रूणपोष है या न्यूक्लियस है, बीजांडकाय है, उसका बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, परिभ्रूणपोष कहलाता है। अभी आगे और समझ में आ जाएगा। ऐड कर देना प्रैक्टिस के लिए। अरे प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, 100-150 क्वेश्चन रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है बार बार। चलिए आगे बढ़ें। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, इतना क्लियर हो गया। अभी परिभ्रूणपोष को मैं एक बार और बताऊंगा, और इस सबको मैं बिल्कुल पीपीटी से आपको समझाऊंगा, तो टेंशन मत लेना। अब उम्मीद है अब इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो आपको ध्यान से सुननी है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समय तो होता रहेगा, निकल जान दो समय को। बता दूं क्या, पहले मैं इसको एक बार वहां पे समझा देता हूं, बोर्ड पे इतना पूरा समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप लोग बता देना मुझे, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा, और फिर 5 बजे वाली क्लास भी आज अपन को कंटिन्यू लेनी है। ये चलिए यहाँ पर एक बार ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो मैंने पढ़ाया उसको देख लो, फिर उसके बाद में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अब अपनी चालू होने वाली हैं। तो सबसे पहले निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो हमने देखा कि सबसे पहले देखो, पौधों में जनन की प्रक्रिया के हमने प्रोसेस देखे थे। पॉलिनेशन, परागण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन तो हमारा चला ही था, ये फर्टिलाइजेशन ही है। एक बार इसको अपन एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ मैं, ताकि कहीं कुछ लाइट का मुझे आजकल विश्वास भी नहीं रहता। चलिए तो याद रखना, हमारा क्या है, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी 2 सेकंड था ये, सेम। अब ध्यान से सुनना। अब हम आगे, इसको मैंने आपको कहा, एक मिनट जल्दी हट जाओ। चलो अब ध्यान से सुनना। फर्टिलाइजेशन हमने अभी पढ़ा, आज पूरा फर्टिलाइजेशन पढ़ा। अब फॉर्मेशन ऑफ सीड पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सीड। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, देखो इस प्रकार से पोलन ग्रेन आया। पोलन ग्रेन किससे, स्टिग्मा से होते हुए आया। इस पर चिपचिपा पदार्थ था, इसकी सतह पर ध्यान देना। यहाँ से ये पोलन ट्यूब निकल के आ रही है, पोलन ट्यूब, एक नली निकल के आ रही है। आगे भी मैं आपको चित्रात्मक रूप से पूरी पीपीटी प्रोवाइड करूँगा, आप टेंशन मत लो। ये पोलन ट्यूब आ गई। पोलन ट्यूब, बताओ मुझे, पोलन ट्यूब के ओवरऑल ग्रोथ के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? आप तो ये बताओ, पोलन ग्रेन के विकास के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी हैं? ऑप्शन में वो कई कुछ भी दे देगा, आप बताओ जल्दी से। अब मुझे एक का भी गलत नहीं चाहिए, सबके बिल्कुल सही आंसर आने चाहिए। पोलन ग्रेन के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी हैं? तो सब ओवरऑल ग्रोथ के लिए बोरॉन जरूरी है, बहुत बढ़िया। एंड कैल्शियम किसके लिए जरूरी है? तो ध्रुवीय वृद्धि के लिए कैल्शियम जरूरी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए मेघा जी, ओके, बी एंड कैल्शियम, बोरॉन एंड कैल्शियम। अब देखो यहाँ से स्टाइल से होते हुए मतलब स्टाइल नाम है उसका, वर्तिका से होते हुए यहाँ से कितने, दो स्पर्म न्यूक्लियाई अंदर जाएंगे, 2 जाएंगे, कितने, 2, एक नहीं, दोनों अंदर जाके क्या करेंगे, इस प्रकार से अंदर जाके फर्टिलाइज करेंगे। एग न्यूक्लियस है, एग है, उसको जाके क्या करेंगे, फर्टिलाइज कर देंगे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद में सीड बनेगा। हम आगे जब सीड पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सीड, तो उसमें देखेंगे सीड के अंदर इंडोस्पर्म, अभी बताया मैंने, हिंदी में क्या बोलेंगे, भ्रूणपोष भी रहता है। और कवच किसका बनता है? अभी मैंने आपको हल्की सी झलक दी थी कि कवच जो ऊपर का पत्ती बन रही, वो वैसे तो देखो अध्यावरण बोला जाता है, उसे इंट्यूगमेंट बोलते हैं, इंट्यूगमेंट इंग्लिश में। तो दोनों भाषाओं में बताऊंगा, खासकर हिंदी मीडियम को वो प्रेफरेंस देंगे, लेकिन शब्द दोनों यूज करेंगे, ठीक है। तो सीड कोड हो जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। तो ये बीज में 3 संरचनाएं होती हैं, कभी पेपर में पूछ ले तो हम देखेंगे आगे भी। बीज में 3 संरचनाएं, उसके बाद में क्या होता है, सीडिंग हो जाती है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, रेडिकल बोल देंगे,
प्रांकुर और मूलांकुर, याद रखना ये हो जाएगा आपका मूलांकुर रेडिकुल, और प्ल्यूम्यूल क्या हो जाएगा आपका ये प्रांकुर वाला भाग हो जाएगा, तो ये आपका चलने लगेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देखो निषेचन की क्रिया हमने देखी, तो हा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बताओ क्या आप में से कोई डिफरेंस बता पाएगा? एक मिनट, अभी देख के तो सर सभी बता देंगे, एक मिनट बताओ मुझे। इन वाइवो फर्टिलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, तो दो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। एक आता है आपका इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, और एक होता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, स्पेलिंग पे मत जाना, भावनाओं को समझना। चलो जल्दी बताओ, इन वाइवो और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कौन सा अधिकतर जनसंख्या कौन सा पैदा करती है? चलो इंसानों का बता दो तुम तो, दोनों में से ये ले लो ए और ये ले लो बी। दुनिया में जनसंख्या कौन सा पैदा कर रही है ज़्यादा? अपने आप कौन से हो रहा है? ए और बी बताओ जल्दी से, आप समझ जाओगे फिर मैं जो समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पीजीटी में पूछता है आपसे। चलिए, और मैं तो बोल रहा हूँ इसके बाद कोई भी किताब उठा के देख लेना जो मैं टॉपिक कवर करा रहा हूँ। आर्थिक वनस्पति से ही बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दुनिया की वृद्धि, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और कुछ अधिकतर सभी लोग क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया, दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि किससे हो रही है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल रहा है। बहुत बढ़िया, तो याद रखना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन गलत है। अरे भैया इन विट्रो तो IVF होता है, IVF। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या ज़्यादातर लोग IVF कराते हैं? हम लोगों की मम्मी देखेंगे तो अपने आप पैदा करें, हमें कोई किसी से कोई भी लैब में गए क्या? हम नहीं गए। तो याद रखना इन वाइवो है, वाइवो मतलब प्राकृतिक रूप से जो पोलन ग्रेन पहुंचता है। देखो ये वर्तिका पर क्या होता है, जब पोलन ग्रेन पहुंचता है यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार से, तो जो आया तो डायरेक्ट यहाँ पर आया, तो इसको प्राकृतिक रूप से आ रहा है, तो प्राकृतिक रूप से निषेचन होता है, उसे हम इन वाइवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब कृत्रिम तरीके से करवाते हैं, कृत्रिम गर्भाधान लेबोरेटरी में, कृत्रिम गर्भाधान याद रखना, आप गलती भी करके मत आना, अगर ठीक है गलत लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर क्या जाएगा? इन विट्रो मतलब क्या हो जाएगा? IVF सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने नाम सुना होगा। इसको बोलते हैं कृत्रिम परख नली शिशु बोल देते हैं इंसानों के लिए, परख नली शिशु। ऐसे ही कृत्रिम गर्भाधान हो जाता है यहाँ पर परख नली में। परख नली के अंदर क्या होता है? सिर्फ मेल की जरूरत पड़ती है पौधों के अंदर, मेल गैमेटोफाइट की ज़रूरत पड़ती है, PHYT, मेल गैमेटोफाइट की ज़रूरत पड़ती है। टेस्ट ट्यूब बेबी इंसानों में हो जाता है। अब देखो, तो यहाँ से कुछ प्रश्न निकल के आते हैं आपके पेपर में। अब आप दोनों में अंतर तो समझ गए, इन वाइवो और इन विट्रो में आप अंतर समझ चुके हैं। आप ध्यान से सुनना, इन वाइवो और इन विट्रो में अब आप अंतर समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, आप समझो। और मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आज इसको कल कंप्लीट करते हैं, 2 लेक्चर और लग जाएंगे इस वाले में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो आएगा आपको पता ही नहीं है, बहुत सारे पेपर में पूछ लेता है पैरोगेमी क्या होता है, मेसोगेमी क्या हो जाता है, चैलेजोगेमी क्या होता है। मतलब जो पॉलिनेशन ट्यूब है ना, जो हमारी पराग नली है, वो भी अलग अलग जगह से अंदर चली जाती है। एक तो कहाँ से जाती है? नीचे से जाती है। माइक्रोस्पाइलर जो आप देखते हो ना, माइक्रोपाइलर बोल देते हैं। माइक्रोपाइलर मतलब खुला हुआ छिद्र। पहले तो आपको पता ही नहीं है माइक्रोपाइलर क्या है। या फिर इंट्यूगमेंट से चली जाती है, मध्यावरण से। या चैलेजल को क्या बोलेंगे हिंदी में? हिंदी नाम आ जाएगा चैलेजल का हिंदी नाम, एक मिनट में हिंदी नाम लिख कर लाए थे, निभाग वाले छोर से। तो ये हम पढ़ेंगे। बीजांड के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों से पूछ लिया जाता है, जो भ्रूणकोश में आपको पढ़ाऊंगा वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है? पॉलीगोनम, और या फिर आपसे पूछ लेगा कि भैया वो मोनोस्पोरिक कौन सा है, बायोस्पोरिक। तो वो पहले ये देखो, वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण,
इन बाइवो बाइवो का मोबाइल देखा ना, वीवो बोलते हैं, वीवो। तो इन बाइवो है वो प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया फ़ोन, इस तरह से बताया जाता है। वीवो, BIVO बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो बाइवो पेपर में क्या कैसा लिखा आएगा, वीवो कैसा लिखा आएगा, बाइवो पढ़ा जाता है उसे, बाइवो, ठीक है, ऐसे लिखा आएगा। वीवो का फोन देखा होगा। तो वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण वीवो स्थितियों में होता है। इन वीवो कंडीशन उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां ये जैविक कोशिका, अब ये लाइन तुरंत समझ में आ जाएगी, नहीं आती अगर पढ़ते नहीं, क्वेश्चन आंसर अकेले लगाते तो रटते रहते। या जैविक स्थितियों में होता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो वर्तिकाग्र पर संगत पराग के आते ही शुरू हो जाती है। अब मुझे कोई इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है इसको। इन विट्रो समझो, अब इन विट्रो ये देखो, इस सीसी के अंदर पोलन ग्रेन रखा जाता है, बाद में उगाया जाता है, मेल की ज़रूरत होती है। विट्रो परिस्थितियों में वृद्धि करने वाले पराग कणों से विभेदित होने वाले पादप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भैया आप लेबोरेटरी में पेड़ तैयार कर रहे हो तो ऐसे पेड़ों को क्या बोला जाता है, पुंजनीय पादप, पूजनीय नहीं, पुंजनीय पादप बोला जाता है, पुंजनीय पादप। परागणों के इन विट्रो कल्चर में विकसित किया जाता है। इस तरह से नली वली के माध्यम से नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है, पुंजनीय पादप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे नर माता पिता के क्लोन होते हैं। नर माता पिता, याद रखना, सिर्फ मेल जो माता पिता होंगे उनके क्लोन होंगे। इसमें केवल नर पौधे की आनुवांशिक सामग्री होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। याद रखना, नर वाले भाग की जरूरत पड़ती है, इसमें मादा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, याद रखना। तो इतना आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखो, ऐसा करा है क्या कोई ऐसा पेड़ अभी तक बनाया गया है? सबसे पहला पेड़ कौन सा है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनाया गया है? क्या आप में से कोई बता पाएगा? क्या आप में से कोई बताएगा कौन सा पौधा है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा बना है? चलिए मैं ही बता देता हूँ, धतूरा। शंकर जी चढ़ाते हैं धतूरा। चलिए देखिए, अब आप पेपर में आया हुआ, ये सब पेपर में आएंगे, तो वैको कुछ नहीं है, तंबाकू नहीं। पुंजनीय, देखो पुंजनीय क्या होता है, अगुणित पौधे हैं। कैसे होते हैं? अगुणित हैप्लॉइड पौधे होते हैं, एन अगुणित पौधे सर्वप्रथम धतूरे में, याद रखना, विकसित किए गए थे, जो पहली बार गुहा और माहेश्वरी, देखो दो वैज्ञानिकों के नाम आ रहे हैं। एक का नाम क्या जाएगा, गुहा, और एक का जाएगा माहेश्वरी। माहेश्वरी ने 1964 में परागण संवर्धन, हिंदी नाम क्या होता है इसका, परागण संवर्धन, इन विट्रो कल्चर माध्यम द्वारा होता है कि बताया था इन्होंने, होता है ऐसा कि भैया परागण संवर्धन, परागकण संवर्धन, गण नहीं आएगा, सॉरी कण आएगा, परागकण संवर्धन इन विट्रो कल्चर माध्यम द्वारा होता है। तो कौन सा, दो चीज़ याद रखो, ये अगुणित होता है, पुंजनीय पादप कहलाते हैं, धतूरे में विकसित किए गए थे पहली बार। क्लियर, इतना पूछा जाएगा। वो गोल्डन राइस क्लोन नहीं है, गोल्डन राइस मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाया है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि भैया जो गोल्डन राइस है उसमें जो बचा हुआ है वो पार्ट कवर कराऊंगा इसके बाद। गोल्डन राइस आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन है, आनुवांशिक रूपांतरित फसल है। उसमें आपके विटामिन ए को डालने के लिए जीन डाला गया था, उस जीन के कारण उसका रंग पीला हो गया, जो गोल्डन राइस है। वहाँ पर क्लोनिंग नहीं है, क्लोन मतलब कि बीज सिंगल बीज से तैयार कर रहे हैं। चलिए, बीटी अलग हो जाएगा, बैसिलस थोरेंजिएंसिस मैंने आपको पढ़ाया है, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन आपने बायोटेक्नोलॉजी वाले फोल्डर में जाके पढ़े नहीं है शायद, जाके चेक करो। बीटी कॉटन, बीटी बैगन, बैसिलस थोरेंजिएंसिस नामक जो बैक्टीरिया था उसके अंदर से जीन निकाला गया, उस जीन का नाम है बैसिलस थोरेंजिएंसिस। तो वो जीन डाला गया कपास के अंदर, उस जीन को जैसे इल्ली खाती है तो उसका जो अंदर का भाग होता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, इल्ली मर जाती है। तो पौधे का कोई भी भाग खा लेगा तो मर जाएगा इल्ला, लेकिन इंसान नहीं मरेगा। लेकिन भविष्य में इंसान मर सकता है, इसीलिए तो बीटी ब्रिंजल बंद कर दिया, खाने वाली फसलों पर बंद कर दिया। आगे पहले पॉलीथीन जिसने खोजी थी उसे नोबेल पुरस्कार दिया था, लेकिन आज बैन कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्या पता आगे मरने लगे इंसान। चलो आगे बढ़ते हैं। निषेचन देखिए, निषेचन मैंने आपको बताया पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन आता है। पोलन ग्रेन क्या है, 2 मेल जर्म सेल आती हैं और यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो वर्तिकाग्र की सतह चिपचिपी होती है जिसके कारण परागकण पर
उस पर चिपक जाता है, जिससे अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पराग नलिका हमने देखा, इसके माध्यम से मेल गैमेट बीजांड तक पहुंचता है। बीजांड हम कल पढ़ेंगे डिटेल में, ध्यान देना। पराग नलिका की ध्रुवीकृत वृद्धि जो पोलराइज्ड ग्रोथ में कैल्शियम सहायक होता है, जबकि पराग नलिका की अच्छी बढ़त के लिए बोरोन तत्व आवश्यक होता है। ये याद रखना, जब मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा तब क्वेश्चन बनेंगे प्रीवियस ईयर में। अब देखो निषेचन क्या होता है, नर एवं मादा युग्मक के निषेचन से युग्मनज बनता है, फिर इसमें कोशिका विभाजन होता है, जिससे जाइगोट का आकार बढ़ जाता है और उससे भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा चलेगा। आगे मैं कल चित्र बनाऊंगा। भ्रूण से बीज बनता है, बीज का आवरण बीजांड से बनता है, ये मैंने आपको बताया है। अब ये कैसे बनता है ये हम थोड़ा कल देखेंगे डिटेल में। अंडा से ओवरी में एक से ज़्यादा बीजांड ओव्यूल भी हो सकते हैं, इसीलिए कुछ फलों में एक से अधिक बीज पाए जाते हैं। इस प्रकार से देखो, एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा होंगे तो एक से ज़्यादा बीज बन जाएंगे। तो बीज बनते ही बीजांड से है, और बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है वो कल वहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले बीजांड कितने प्रकार के हैं, भ्रूणकोष कितने प्रकार के होते हैं, भ्रूणकोष कैसे बनता है, बहुत प्रश्न यहाँ से निकल के आते हैं, इनको मिस मत कर देना। और अगर आप कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं दोस्त, अभी भी आपके पास टाइम है तो डाउनलोड कर लीजिए हमारे एप्लीकेशन को, डिटेल में चीज़ें मिल रही हैं, फ़ायदा है आपका। फिर क्लास भी आपको मिल रही है सारी की सारी इतने सस्ते में। आवृत्तबीजी पौधों में दोहरा निषेचन एवं त्रिक संलयन पाया जाता है, मैंने आपको ये बताया। ओहो हो, ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि द्विनिषेचन की घटना सर्वप्रथम किसने देखी थी? एसजी नवासीन के द्वारा। एसजी नवासीन, एसजी का फुल फॉर्म कहीं लिखा है, ये देखो एसजी का फुल फॉर्म लिखा है सर्गेई गोरिलोविच, याद रखना। रूस के थे, तो आपने सुना ही होगा, उनके तो पूरे ऐसे ही नाम रखते हैं, ठीक है। तो जो एसजी नवाजीज के द्वारा देखी गई थी, रूसी जीव विज्ञानी थे, इन्होंने 1898 में किसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिलियम पौधा, लिलियम मार्टिगन और फ्रिटलारिया। तो लिलियम याद रखो आप, तो जिसमें किसकी खोज की गई, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन की खोज किसमें की गई, ठीक है। क्लोन के नाम बता दीजिए। धतूरा था, धतूरा याद रखना उसका, बस धतूरा, ठीक है। आप ध्यान देना, द्विनिषेचन से अब आएगा, आगे आ जाएगा वो अच्छा पीछे ही निकल गया। वो द्विनिषेचन से तात्पर्य उस निषेचन क्रिया से है जब निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का अंडकोश से मिलन होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। एक तो ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या हो गया यहाँ पर, द्विगुणित केंद्रक, मैं आपको बता चुका हूँ द्विगुणित। अच्छा, ये कल मैं पूरा चित्र बनाऊंगा इसका, कल पूरा चित्र बनाऊंगा, ये आपको दिख रहा है ना। अंदर चलेंगे कल अपन काय के, बीज के, वहां पर मैं आपको ये चित्र बना के बताऊं। वैसे तो ये मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे खासे, आवृत्त बीजी वाला चैप्टर उठा के देखो जो आपके सिलेबस में पूरा पढ़ाया है मैंने। वहां पर का नर युग्मक से संलयन होता है, इस क्रिया को दोहरा निषेचन कहा जाता है। क्लियर, चलते हैं आगे, इतना क्लियर हो गया। ये देखो चित्र वित्र बना के दिया बाकायदा, आप लोगों के लिए मेहनत चल रही है। जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको बताना, तारीफ करना, अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग तो क्या कर रहे हैं, रुपए ले रहे हैं अच्छे खासे, 1500-1500, मैं तो 499 ले रहे हैं हम तो, क्योंकि टीम बैठी है पूरी, ठीक है। तो आप ध्यान सुनना, नर युग्मक 1, 2, ये मैंने हाथ से बना के आपको बताया और पूरा मैंने आपको समझाया भी है किस प्रकार से भ्रूणपोष होता है। विकासशील भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। गेहूं में दाने में भोजन का संग्रह इसी में होता है। एक बार इसका रीड मान लेना, अच्छे से पढ़ लेना इसको। ये वही का वही है। ये देखो युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा, और भ्रूण वहाँ पे क्या बन जाएगा, भ्रूणपोष बन जाएगा। और यहाँ पर बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण की उस उपस्थिति को बहुभ्रूणिता बोलते हैं। नींबू और आम में मक्के का खाने वाला भाग भी कौन सा होता है, भ्रूण होता है, भ्रूण, ना कि भ्रूणपोष। लेकिन भ्रूणपोष किसका खाने वाला भाग होता है, नारियल का। मुक्त नाभिकीय विखंडन उत्पन्न होता है भ्रूणपोष की बाहरी स्तर पर, एल्यूरोन स्तर कहलाता है, बाहरी स्तर। यवधान्य बार्ले ग्रेन में, बार्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी देखना, बार्ले का आटा वाटा भी आता है। अंकुरण के दौरान अल्फा एमाइलेज एंजाइम का स्रावण होता है। नारियल का भ्रूणपोष खाने वाला भाग है कोशिकीय वाला भाग होता है नारियल पानी, नारियल का सफ़ेद भाग केंद्रीय भाग होता है पानी, दोनों होता है। यह मुक्त केंद्रकों से युक्त होता है। मुक्त केंद्रक मतलब केंद्रक मुक्त होंगे तब पानी होगा उसमें। पानी पी रहे हो मतलब तुम केंद्रक पी रहे हो उसके। और देखो निषेचन, फिर हमने देखा
परिभ्रूण तक भी हमने पढ़ लिया था। तो कुछ पौधों की बीजों की बीजांड काय में कल पढ़ाऊंगा न्यूसीलस आपको का कुछ भाग बचा रह जाता है जो भ्रूण कोश के बाहर एक पतली परत के रूप में हो जाता है, जिसे परिभ्रूण पेरिस्पर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए अरंड, काली मिर्च, चुकंदर, ये देखिए ऐसा काला या हल्का सिल्वर लाइक स्ट्रक्चर, ये कल मैं आपको बना के बताऊंगा, तो आप देना टेंशन मतलब पीपीटी फाइल बहुत सुंदर है। धन्यवाद। तो ये आपको मिल जाएगी पीपीटी पीडीएफ में। कल हम पढ़ेंगे बीज का फॉर्मेशन ऑफ सीड। कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। और मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो ध्यान देना आप सभी लोगों के लिए अभी पेपर है आप सभी लोगों का 3.0, इसमें कवर 4.0 वाला भी हो जाएगा आपका। 1 साल की वैलिडिटी है। मात्र 499 में आपको कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है। बिना सिलेबस पढ़े आप चले भी गए तो भी आपको 4.0 देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी पास नहीं करा सकते। आप झूठी भी चले गए देने तो भी कोई मतलब नहीं है। तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कंप्लीट चीज़ें आपको कराई जा रही हैं। पेपर में पूरे नंबर नहीं लाने पड़ते, पेपर में उतने नंबर लाने पड़ते हैं जिसमें हमें पास होना है, ठीक है। और साथ ही साथ टीजीटी का भी हमारा सिलेबस चल रहा है, कंप्लीट साइंस कवर कराया जा रहा है, इसमें बॉटनी भी इंक्लूड है। और अगर आप टीजीटी पीजीटी दोनों देने वाले हैं तो इस कोर्स को प्रेफर करना। 499 में आपको बॉटनी तो पूरा मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा आपको साइंस भी मिल रहा है, इन्वायरमेंट वगैरह सब कुछ इसमें कवर कराया जा रहा है, और बहुत ईमानदारी से। तो आप सभी लोग बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। अब आप बोलोगे सर जुड़ेंगे कैसे, तो जुड़ने के लिए आपको ये जो नंबर दिया गया है याद रखना। वैसे तो एक पट्टी चल रही होगी नीचे, नहीं तो आपको ये जो नंबर मैं दे रहा हूँ 7509985404 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, और नहीं तो आपको कहाँ मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर जीएस जीनियस डाल देना, जीएस जीनियस अकेडमी बाय आकाश सर आप डालोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। 3.0 एंड 4 की कौन सी एग्जाम, अरे देखो मेगा जी ये पीजीटी होती है, मतलब यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएट 11th-12th वाले जो बॉटनी वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम होती है। बिहार में जो लोग दे रहे हैं 3.0 मतलब ये तीसरी बार हो रही है, 4.0 मतलब चौथी बार आगे होगी, ठीक है। बीपीएससी इसको कंडक्ट कराता है, तो उन लोगों के लिए चल रहा है। जिसको ये पता नहीं है तो टेंशन बिल्कुल मत लो। बाकी जितने बिहार वाले हैं बिल्कुल आपके लिए मौका अच्छा है, बिल्कुल जुड़िए और फ़ायदा लीजिए हिंदी मीडियम के खास स्टूडेंट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।